Hello aspirants, welcome back to the Margdarsha YouTube platform. So as you people are aware that we are doing the polity series and this is the lecture of directive principle and state policy as well as we will also do the fundamental duties in this lecture. So as you know that we are already done with some portion of the polity such as हमने fundamental rights तक कर लिया था पार्ट, जैसे fundamental rights कर लिया था, उससे पहले citizenship कर लिया था, उससे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे पहले एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज. So why we study the directive principle of state policy? What is the directive principle of state policy? How it is important for our constitution, for me as a citizen, for you as a citizen, and for a country, for a government, how it is important. We will discuss इन टूडेज लेक्चर. साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है. साथ ही साथ इसके साथ हमने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में और स्टेट पॉलिसीज़ के बीच में. सो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को भी देखेंगे. साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इनसे रिलेटेड वो भी देखेंगे इस लेक्चर में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स फोकस टुवर्ड्स आवर लेक्चर. सो इसमें अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम मैं शॉर्ट में DPSP बोल देता हूँ. ओके, लेट मी जस्ट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, so firstly let me tell you that this directive principle of state policy, जैसा कि हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में इंश्राइंस थे, और वहीं पे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखेंगे तो वो उससे आगे वाले पार्ट दैट इज़ पार्ट 4 में इंश्राइंड है, जहाँ पे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड आर्टिकल्स है. So as you people are aware that during our making of the constitution we are taking part from different countries. So उन्हीं में से जैसे कि हमने देखा था काफ़ी पार्ट हमने ब्रिटिश के मॉडल से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, काफ़ी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, साथ ही साथ काफ़ी पार्ट हमने 1935 एक्ट से लिया था. सो उसी प्रकार जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो हमने आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया था. और वहीं पे भी देखिए आयरिश वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो स्पेन वाले पार्ट से लिए गए थे. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमने एज इन इंडिया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनको बोरो किया था. यू मे फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू दिस बोरोविंग, लाइक है ना, क्वेश्चन में भी कि फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो यू कैन डायरेक्टली से फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था. ओके, सो दिस इज अबाउट द हाउ वी गेट द DPSPs. नाउ टॉकिंग अबाउट देयर इज a conflict that whether the DPSPs are justiciable in the court. Okay, justiciable or not. So let me tell you that एज वी हैव डिस्कस द फंडामेंटल राइट, हमने फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्कस किया था. सो उसमें हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब मेंशन है. साथ ही साथ वो हम आपको मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उनको एक गारंटर की तरह काम करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, यानी कि कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. बट वहीं पे हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो यहाँ पे ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इनसे रिलेटेड अगर हमारा कोई जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोई भी आर्टिकल है तो उससे रिलेटेड अगर हमारा कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, हनन कर रहा है, सो हम वहाँ उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते. सो बेसिकली इनका काम क्या है, द फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फिर काम क्या है, क्यों बनाया, फिर इनको लिखने के लिए बनाया गया सिर्फ. बट यहाँ पे हम देखेंगे तो इनका अगर मोटिव देखें तो वाई द एम देखेंगे इनका, तो हम देखेंगे कि इनको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए फॉर द वेलफेयर स्टेट और सोशल जस्टिस. सो वहाँ पे उस टाइम पे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उस टाइम पे डिबेट्स थी काफ़ी ज़्यादा.
जो पार्ट हम आगे देखेंगे आर्टिकल्स जो भी इंश्राइन हुए हैं इसमें फंडामेंट जो डीपीएसपीज में, सो उनसे रिलेटेड काफ़ी डिबेट हुई थी। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि हम उनको उन्हीं आर्टिकल्स को उन्हीं चीज़ों को डीपीएसपी में रखेंगे जिनके लिए हम कह सकते हैं कि अभी ये हमारी कंट्री अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं है इनको अडॉप्ट करने के लिए, बट इन नियर फ्यूचर जो कि आगे वाली गवर्नमेंट्स आएगी, आगे वाली जब कंट्री आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, देन आफ्टर कंट्री इनको लागू कर सकती है, इनको लेजिस्लेट कर सकती है। सो ये वाले इस चीज़ को माइंड में रख के जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने डीपीएसपीज बनाए थे। ओके, सो डीपीएसपीज क्या थे? वेलफेयर स्टेट्स। उन्होंने कहा कि जब हम ये लागू होंगे, जब ये लेजिस्लेट होंगे सारे के सारे आर्टिकल्स, लॉज, तो एक जो कि नेशन बन के आएगा, एक स्टेट बन के निकलेगा, वो एक वेलफेयर स्टेट होगा जिसका फोकस होगा सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स देना, उनकी लाइफ को इजी और मच बेटर बनाना। सो ये उनका जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनका मोटिव था डीपीएसपी से रिलेटेड। सो दे कैन आस्क यू इन योर एग्जामिनेशन लाइक इफ़ यू हैव सीन प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एनडीए, सीडीएस or any type of UPSC examination, you will directly find questions from these part। यहाँ से कैसे आएंगे? जैसे एनडीए हुआ तो उसमें पूछ लिया कि ये है ना जस्टिसिएबल है कि नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली से नॉन जस्टिसिएबल है ना। और ना दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि कंपेयर इट विद द फंडामेंटल राइट्स। सो यहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स में से कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स को मैं कोर्ट में जा सकता हूँ अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ तो, बट वहीं पे अगर डीपीएसपी इन्फ्रिंज हुआ तो मैं कोर्ट नहीं जा सकता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ अगर इसका एम देखें तो वो भी आ सकता है, दैट व्हाट इज द एम ऑफ द डीपीएसपी। इट मे बी आस्क इन योर सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन, कोई सी भी एग्जामिनेशन है, क्योंकि यूपीएससी इस वाले पोर्शन से डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछता रहता है। इन एवरी सेकेंड ईयर यू विल डायरेक्टली फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम डीपीएसपी पार्ट। सो यहाँ पे इसको हमने अच्छे से करना है ना। सो दैट इज़ वाई अगर इसका एम भी पूछें तो इसका एम क्या था? एक टू स्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस, है ना। ये इसका डीपीएसपी इसका एम था। सो ये याद रखना, जो भी इस स्लाइड में लिखी हुई है प्लीज़ सारी चीज़ें याद रखना। ये पार्ट 4 में इंश्राइंड है, ये एनडीए में पूछ सकता है, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीडीएस के लिए नहीं है अभी ये वाला। ओके, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला है आयरिस वाला, एनडीए के लिए भी है, सीडीएस के लिए भी है ना। सो सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए याद रखना। ये जस्टिसिएबल है, ये वाला भी दोनों के लिए याद रखना। ओके, बेसिकली जो मैं स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको प्लीज़ रिवाइज कर लेना, इनसे बियॉन्ड आपको डीपीएसपीज में कुछ नहीं करना है। ओके, सो इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इनके लिए कोर्ट में हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। साथ ही साथ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, एक तो होता है नेगेटिव ऑब्लिगेशन, एक होता है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। नेगेटिव ऑब्लिगेशन यानी कि स्टेट को बाध्य करता है, यानी कि जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट है ना, यानी कि स्टेट को काम करने से रोक रहे हैं। जैसे कि मतलब कि ऐसा है कि जैसा कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना, तो उसमें स्टेट को बाध्य कर रहा है कि स्टेट आपको अबोलिश करना है, यानी कि उनको बाध्य कर रहा है। बट वहीं पे अगर हम डीपीएसपीज में देखें तो वो प्रोवाइड कर रहा है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, यानी कि स्टेट कुछ पॉजिटिव करे लाइफ में। यानी कि जैसे कि यूसीसी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44 में मेंशन है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। सो वो वाला है जो कि एक वेलफेयर स्टेट का पार्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करो, उनको इन्फोर्स करो। वो एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होगी स्टेट पे कि आप बेटर लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करो, बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करो, बेटर लॉज प्रोवाइड करो, दैट इज द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। नेगेटिव ऑब्लिगेशन यानी कि ये नहीं करना, है ना, जैसे कि रीट्स दे रखी है आर्टिकल 32 में, है ना, तो वो है नेगेटिव, यानी कि स्टेट को बाध्य कर रहा है कि स्टेट को मतलब बाइंड कर रहा है कि आपको ये तो नहीं करना, आपको ये चीज़ें रोकनी है। आपको अगर कोई भी है ना जो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो रोकना है आपको। कोई भी अगर है ना इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई भी मतलब कि चाइल्ड लेबर हो रहा है, उसको रोकना है, यानी कि नेगेटिव है, रोकना है, यू हैव टू स्टॉप, है ना, स्टॉप। और यहाँ पे पॉजिटिव वाले में यू हैव टू इम्प्लीमेंट, याद रखना। पॉजिटिव यानी आपको लिबर्टी दी जा रही है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, जैसे यूसीसी,
है ना। नेगेटिव यानी स्टॉप, यानी कि आपको रोकना है ये चीज़ों को, जैसे कि आपको चाइल्ड लेबर को रोकना है, आपको है ना जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको रोकना है, यानी कि उनको कर्व करना है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट एंड नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, है ना। सो ये याद रखना, सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स। सो ये वाला भी आई थिंक इन एनी ऑफ नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट एग्जामिनेशन, बट ये वाला एग्जाम में पूछ रखा है कि है ना फंडामेंटल राइट्स है जो डीपीएसपी है वो उनका और फंडामेंटल राइट्स का कैसा कनेक्शन है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सप्लीमेंट करते हैं, जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट्स को सप्लीमेंट करते हैं, और आप आगे आर्टिकल्स भी देखोगे तो आप भी मानोगे हाँ सप्लीमेंट कर रहा है ये चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में सेम है, मतलब कि वो एक कह सकते हैं ना एक साइड का ही कॉइन है ना। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। सो दिस लेसन कैन बी आस्क, इट वाज आस्क इन एग्जामिनेशन, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, बट आई विल डेफिनेटली से कि है ना। ये बेसिकली क्या करते हैं, लेट मी टेल यू दैट ये एक यार्ड स्टिक की तरह काम करते हैं, यानी मतलब वो गवर्नमेंट को गवर्नेंस को परफॉर्म करने, यानी कि ये लोगों को एक है ना वो दे दिया, एक है ना मेमोरेंडम दे दिया, आप उनको एक कह सकते हैं ना कि पर्चा दे दिया, इसमें लिखा हुआ है कि ये करना है। अगर स्टेट नहीं कर रहा तो लाइक पीपल कैन ओब्लाइज स्टेट कि करो ये चीज़ें, ये जब फाउंडिंग फादर्स ने बना के दिए हमारे वेलफेयर स्टेट के लिए, तो ये चीज़ें करो, कब करोगे। सो दैट इज़ वाई यू कैन से इट इज़ यार्ड स्टिक फॉर गवर्नेंस परफॉर्मेंस, यानी कि अगर कोई लॉ बना रही है गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ये उनको ये इसलिए बनाया गया है डीपीएसपी को, ये कि जब वो लॉ बनाएगी तो स्टेट है ना डीपीएसपी की तरफ देखेगी कि मेरा लॉ किसी भी प्रकार से डीपीएसपी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है ना, साथ ही साथ मेरा बनाया हुआ लॉ डीपीएसपी कोई भी लॉ बढ़िया लॉ डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि अच्छी चीज़ें, यानी कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशन हो रहा है स्टेट पे। सो दैट इज ऑल्सो लाइक है ना द एम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी, यानी कि इट सर्व एज एन गाइडिंग लाइट फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ओके, so basically like enough to for simplification of these rights, these are basically divided into Gandhian, socialist, liberal, intellectual ideas. Okay, so this is for the convenience of the students. Many guidebooks such as M. Lakshmikant or other books divided these things into three type of ideologies, such as Gandhian ideology, socialist ideology, or the liberal intellectual ideologies, okay, or ideas. Okay, so this is not enshrined in the real our original constitution, but in guiding books, guidance books, it was like provided. So that is why we will discuss this classification also, but लेट मी टेल यू ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, सो इसके लिए आप ज़्यादा ध्यान ना दें। ओके, सो बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है जो इंश्योर करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को, है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस में इसमें आप देखोगे तो इसमें फोकस किया जा रहा है कि जो एक वर्कर है, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना कि जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट में जो इंश्योर किया जाता है कि लोगों का जो वर्कर्स है उनका वेलफेयर हो, है ना। सो उसके लिए जैसे कि इसमें आप एग्जांपल में देखोगे इक्वल पे दे रहा है ना, प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस कर रहा है। ओके, सो दीज आर मेंशन इन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, है ना, यानी कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं, उनको एक है ना जस्टिफाई करते हैं। सो दैट इज वाई दे आर इंश्राइंड इन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये कौन सा सोशलिस्ट में कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल में। सो ये आप जस्ट देख लो, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसको पढ़ो, इसको इतना ध्यान दो कि कौन से प्रिंसिपल से कौन सा आया हुआ है। गांधीयन प्रिंसिपल, ओके, सो गांधीयन प्रिंसिपल बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है गांधीज आइडियाज ऑफ सेल्फ reliance and the village economy. So basically Gandhiji's idea related to the Gandhi like self reliance such as the cottage industries, है ना, village economy, okay, such as the cattle and cow, ban on the milch animals, है ना. So ban on the slaughter of the cattle and the milch animals. Okay, so these are the mentioned in the Gandhian idea. Then the third classification is the liberal and intellectual principle.
सो बेसिकली स्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। इसके एग्जांपल्स लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो बेसिकली यानी कि इसमें थोड़ा बहुत आप गवर्नमेंट देखेगा लिबरल और इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, सो ये वाला तो बेसिकली हो ही जाएगा ना, क्योंकि इसमें मतलब कि ऐसा तो नहीं है इसको हम सोशलिस्ट में भी नहीं डाल सकते, इसको गांधीयन में नहीं डाल सकते, तो ये अपने आप इसी में आएगा। साथ ही साथ ये आ गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये वाला किस में डालोगे, ऑब्वियसली लिबरल और इंटेलेक्चुअल में डालोगे, है ना। सो दीज आर द things that are mentioned in the liberal and intellectual. So we will discuss all the articles. Okay, let's discuss the articles. Okay, so basically amendments we will discuss later. First discuss the articles. So basically the directive principles of state policy mentioned from article 36 to 51. So यहाँ पे article 36 give the definition of state. This definition is same with the definition that we have discussed in the article 12 of the constitution, and the 12th mentioned in the fundamental rights. So we have discussed there about the definition of the state. The same definition of state will be applied in the article 36 that is mentioned under DPSP, है ना। सो जो सेम जो परिभाषा थी, सेम डेफिनेशन थी ऑफ स्टेट की, वही यहाँ पे लागू होगी। बट अगर एग्जाम में आ गया तो यू विल नॉट गोइंग टू राइट कि सेम जो कि पार्ट 3 में थी वो लिखना है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि जो डेफिनेशन वहाँ पे दे रखी थी वही लिखना है आपको, है ना। सो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 37 है। सो बेसिकली आर्टिकल 37 है ना, जो डीपीएसपी ये बताता है कि डीपीएसपीज आर नॉन इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट बट द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। यानी कि आर्टिकल 37 बताता है कि जो डीपीएसपीज है वो इन्फोर्सिएबल तो नहीं है कोर्ट में, बट ये फंडामेंटल है, यानी कि ये नेसेसरी है, नेसेसरी कंडीशंस है ना गवर्नेंस के लिए। यानी कि कोई भी लॉ बना रहा है तो उसमें ये गवर्नमेंट के लिए एक ऑब्लिगेशन है कि वो डीपीएसपीज की साइड देखें कि कहीं ये इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है डीपीएसपीज को, कहीं ये डीपीएसपीज के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, और हाँ मतलब ये कैसे डीपीएसपीज को है ना इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये चीज़ें देखी जाती है। जो दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 37, है ना। सो अब देखते हैं जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था सोशलिस्ट, गांधीयन और इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला, उसके बेसिस पे हम आर्टिकल्स देख लेते हैं, सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं जो डीपीएसपीज में मेंशन है। सो हमने देख लिया डीपीएसपी बेसिकली 37 to 51 के बीच में है। सो 36 से लेके 51 के बीच में है। 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट and 37 is all about the DPSPs are non enforceable in the court, enforcement से related है 37th article। okay, so अब next is the socialist principle। so basically socialist principle के basis पे जो भी articles है we will discuss in this, है ना slide। okay, so यहाँ पे article 38 देखोगे आप, है ना। सो ये बेसिकली क्या करता है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल और मिनिमम इनइक्वालिटीज़, है ना, टू मिनिमाइज इक्वालिटीज़ एंड इट ओब्लाइज, यानी कि दैट मीन्स कि ये वाला क्या करता है कि प्रमोट करता है कि लोगों का वेलफेयर हो, है ना। साथ ही साथ ये ऑल्सो ये है ना मतलब कि ना ये एक ऑल्सो एक बाइंडिंग है कि जो इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी, इनइक्वालिटीज़ एट द वर्क प्लेस है, उनको भी मिनिमाइज किया जाए। सो दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 38। नाउ we see if we see the article 39। so ये मतलब कि ये 39th आर्टिकल सिक्योर करता है, ये बताता है ना, ये लॉज, ये मतलब कि आर्टिकल बताता है कि वी हैव टू सिक्योर राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड फॉर द पीपल एज वेल एज वी ऑल्सो हैव टू सिक्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। साथ ही साथ इट ऑल्सो मेंशन अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि ये बताता है कि हमें प्रिवेंट करना है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को। साथ ही साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रोवाइड करना है लोगों को, है ना। साथ ही साथ हमें हेल्थ ऑफ वर्कर्स, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रंस पे भी बहुत ध्यान, चिल्ड्रन पे भी बहुत ध्यान देना है, हेल्थ पे फोकस करना है। सो दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 39, यानी कि हमें सिक्योर करना है एडिक्वेट लाइवलीहुड, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड हेल्थ फॉर वर्कर्स, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, साथ ही साथ हमें प्रिवेंट करना है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ऑन सम हैंड्स। ओके, वी हैव टू मेक इट पॉसिबल कि जो इनइक्वालिटीज़ है वो ज़्यादा ना बढ़े, उनको कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। ओके, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन आर्टिकल 38।
सो आर्टिकल 39A मेंशन, जो कि मेंशन करता है फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस को, है ना। सो बेसिकली जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 के थ्रू, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था। इसमें क्या आया था, फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल 39A के द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 41। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सोशलिस्ट आइडियाज़ पढ़ रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि कौन सा सोशलिस्ट आइडिया है, बिल्कुल नहीं आएगा, पूछेगा ही नहीं कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपको बस एक है ना एग्जाम, मतलब एक सहूलियत के लिए बता रहा है, आपको इजी बनाने के लिए चीज़ों को, वो इसके लिए बताया जा रहा है ना। आपको आर्टिकल्स के नंबर से पढ़ने हैं, बट वो एक आपके लिए सहूलियत की, आप अगर गांधीयन में पढ़ रहे हो तो आपको कौन कौन से आर्टिकल्स हैं यानी कि याद करने के लिए ईजी होंगे, रिमेंबरिंग पावर्स आपकी बढ़ेगी। ओके, सो आर्टिकल 41 सेज अबाउट द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ओके, देन आफ्टर आर्टिकल 42 says about just human condition for work and maternity leave, यानी कि आर्टिकल 47 said that the state should provide just and human condition for work and maternity relief, also provide maternity relief. So this is mentioned in article 42. next is article 43, वो provide करता है कि state should provide living wages, decent standard of life and cottage industries, that is mentioned in article 43. okay, so these are the socialist principle. okay, next is the article 43A, यानी कि ये बताता है 43A बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड पार्टिसिपेशन फॉर द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज, दैट इज अमेंडेड, दैट इज एडेड विद द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 43rd वाला भी हमने देखा था, 42nd अमेंडमेंट से एड हुआ था। ओके, so next is the 47th article 47. it mentioned about the government should rise the nutrition standard of the living of and the public health, and also prohibit the intoxicating drinks and drugs. so this is also about the article 47. ओके, सो नेक्स्ट हमने देख लिए सोशलिस्ट के सारे देख लिए। नाउ अब गांधीयन प्रिंसिपल्स देखेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी आर्टिकल 40 जो मेंशन करता है, गांधी क्या करता है, विलेज इकोनॉमी पे, सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करता है। सारे आर्टिकल्स आप देखोगे तो उनसे रिलेटेड है, विलेज से सेल्फ सफिशिएंसी पे। आर्टिकल 40 देखोगे तो बेसिकली ये करता है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत के बारे में। ओके, आर्टिकल 43 देखोगे तो आप ये बताता है कि कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि सेल्फ रिलायंस के बारे में। आर्टिकल 46 देखोगे तो प्रमोट करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर SC/ST इन वीकर सेक्शन, बेसिकली वेलफेयर स्टेट। गांधी जी का कोर प्रिंसिपल था, उसके ऊपर फोकस करता है। आर्टिकल 47 देखोगे तो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के बारे में बताता है ना। यानी कि ये वाला हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं ना। सो ये दोनों में इंक्लूड है। साथ ही साथ अगर 48 देखेंगे तो ये करता है कि स्टेट शुड ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिट काउ स्लॉटर्स। सो इसमें काउ स्लॉटर्स यानी एक होता है ड्रोट एनिमल्स, एक मिलिच एनिमल्स, है ना। ड्रोट एनिमल्स वो होते हैं जिनसे मिल्किंग नहीं होती, है ना। वहीं आप है ना मिलिच एनिमल्स देखोगे तो उनसे मिल्किंग होती है। सो बेसिकली ये वाला ऐसा है कि जो है ना मिलिच एनिमल्स हैं जो कि है ना दूध देते हैं यानी कि उनसे मिल्किंग होती है, उनके जो प्रोहिबिशन उनके लिए प्रोहिबिट करता है स्लोटर यानी उनको, मतलब कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, बुचर हाउस में कटने से बचने के लिए उनके से रिलेटेड। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट इज द लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो ये वाले देखते हैं इसमें, जैसे कि इसमें होता है इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमाग वाला काम, है ना। इसमें यानी कि बहुत कह सकते हैं कि पेपर वर्क ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो आर्टिकल 44 जो कि क्या करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि ये वाला तो गांधी जी के बारे में भी नहीं, गांधी के बारे में भी नहीं हो रहा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल में चला जाएगा। साथ ही साथ 45th आर्टिकल्स देखेंगे तो ये वाला अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन, ये वाला इसमें है। सो ये है ना। नेक्स्ट इज द 48A। सो बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ इंप्रूव करता है इन्वायरमेंट, सेफगार्ड्स फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 49। सो बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है मोनूमेंट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 के बारे में देखें तो ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करता है।
देन आफ्टर आर्टिकल 51 के बारे में देखेंगे। सो ये बेसिकली प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस, मेंटेन करता है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन। ओके, सो दीज आर द आर्टिकल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब मैं बता देता हूँ आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो आर्टिकल से रिलेटेड आ गया जैसे कि फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस कहाँ पे मेंशन है, इसमें आपको ऑप्शंस दे दिया, प्रीएम्बल में आपको ऑप्शंस दे दिया, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। सो आपको टिक करना है कि किस में है। सो ये आप बता सकते हो कि किस में है। ओके, आप तो बता सकते हो डीपीएसपीज में। साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी आ गया जैसे कि लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, है ना, ये कौन से किस में इंक्लूड है। सो ये बेसिकली डीपीएसपीज में इंक्लूड है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो आर्टिकल्स मैंने दिए हैं आपको, सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, है ना, कुछ नहीं है, 36 से लेके 51 तक 15 आर्टिकल है, 16 आर्टिकल है। बस आपको उनको याद रखना है, उनको याद रखो कि क्या क्या, मतलब आप जिनको 5-7 बार 10 बार इनको रिवाइज करोगे, सो यू विल ऑटोमेटिकली विल बी, है ना, गेट टू दिस थिंग, है ना, कि आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये आपको याद रखना है, ये वाला एग्जाम में डायरेक्टली आएगा और आपको याद रखना है। ओके, सो नाउ इसमें अमेंडमेंट्स जो हमारे फंडामेंट जो डीपीएसपीज में थे, इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट्स हुए थे उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा चीज़ें इंक्लूड हुई थी। सो बेसिकली जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जो 1976 में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को बोला जाता है। ओके, सो ये 42nd अमेंडमेंट को बोला जाता है ना। इसमें आप मेरे को बताओगे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल थी, उसमें कौन कौन से वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था। लेट मी टेल यू, प्रीएम्बल, सॉरी, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके थ्रू प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स को मतलब इंक्लूड किया गया था, है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, SSI। ओके, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया था। प्लीज़ टेल मी। इससे बढ़िया रिवीजन आप कहीं से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। ओके, इससे बढ़िया नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट चीज़, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो डीपीएसपीज में जोड़ी गई थी, बेसिकली 39th ए, आर्टिकल 39th ए इसमें जोड़ा गया था, जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बताता है। 48 ए जोड़ा गया था, जो कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में है। 43rd ए देख लिया हमने। 48 ए दिया गया था, वो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपीज थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, ये चीज़ें याद रखना कि 47 अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज द आर्टिकल 44th, जो 44th अमेंडमेंट था, उसके थ्रू हमने आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 38 था उसको इंक्लूड किया गया था। अब आर्टिकल 38 था क्या, है ना, लेट मी जस्ट टेल यू। आर्टिकल 38 क्या होता, प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज़ को, है ना। सो आर्टिकल आपने देख लिया क्या क्या था, प्रमोट करेगा वेलफेयर को, साथ ही साथ जो इनइक्वालिटीज़ जो परसिस्ट करती है सोसाइटी में, है ना, ऑन डिफरेंट बेसिस, उनको भी रिड्यूस करने, मिनिमाइज करने के बारे में बताता है, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मतलब उसको डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें क्या हुआ था कि जो आर्टिकल 21A जो हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, है ना, इस वाले आर्टिकल में मतलब फ्री एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें ऐड की, यानी कि 21A आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में 86th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, जो कि आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है ना, PYQ है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, और इसको याद कर लेना कि 46th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, फ्री एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन करता है। साथ ही साथ ये मॉडिफाई करता है 86th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 45 को, है ना, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि बिलो 6 ईयर्स एज से रिलेटेड है, चिल्ड्रंस के, जो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आपको अमेंडमेंट्स देखा जाएगा। ओके, सो दीज आर द अमेंडमेंट्स दैट आर डन इन द डीपीएसपीज। सो इसके बाद अब देखते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है।
बेसिकली हमने देख लिए सारे के सारे डिफरेंसेस कि क्या है क्या नहीं है। सो उसको अभी अब रिवाइज कर लेते हैं, एक रिवीजन के थ्रू ही देख सकते हैं आप। क्विक रिकेप हमने क्या पढ़ा है। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, जस्टिसिएबल है। वहीं डीपीएसपीज देखो तो नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स क्या, नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, यानी कि आपको ये इनइक्वालिटीज हटानी है, दैट इज नेगेटिव ऑब्लिगेशन, है ना। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन एंड डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है, यानी कि है ना हमको ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स में देखो तो प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना। वहीं पे डीपीएसपीज है वो प्रमोट करता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ओके। साथ ही साथ अगर जुडिशियल बैलेंस के बारे में देखा जाए तो कोर्ट इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट इन लाइट ऑफ डीपीएसपीज, है ना, ओके। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी मतलब डीपीएसपी को सप्लीमेंट की तरह लेके कोर्ट इंटरप्रेट करता है ना। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर अब इसके क्रिटिसिज्म देखें, जो हमारे जो जो डीपीएसपीज थे उनके अगर क्रिटिसिज्म देखें तो पहला तो था कि नॉन जस्टिसिएबल था, यानी कि इनको बनाया क्यों था, इनको जस्टिसिएबल ही नहीं बनाना तो इनका मतलब ही क्या है, लिखना ही तो था। बट यानी कि मेयर मोरल गाइडलाइंस है ना, नॉन जस्टिसिएबल है, मेयर मोरल गाइडलाइंस ही है, इनका कोई यूज़ ही नहीं है। जब तक जस्टिसिएबल नहीं बनाओगे तब तक इनके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देगा, ओके। लाइक सम आर वेरी वेग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग, जैसे कि दे दिया कि ना प्रमोट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, कैसे करोगे, देर इज़ नो नथिंग दैट टेल यू दैट कैसे करोगे। साथ ही साथ ये दे दिया कि प्रिवेंट द स्लोटर, तो स्लोटर को प्रिवेंट करोगे तो साथ ही साथ उनके अल्टरनेटिव में क्या करोगे, सो दैट इज़ ऑल्सो मैंशन नॉट मैंशन इन द आर्टिकल्स, सो उससे रिलेटेड वो भी है। साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड पॉलिटिकल विल, यानी कि अगर ये जस्टिसिएबल नहीं है ना, तो पॉलिटिक्स का जब भी ना विल होगी, जैसे कि अभी यूसीसी के बारे में देखा गया, यूसीसी, सो उसमें जो उत्तराखंड था यूके में, मतलब कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट थी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया उत्तराखंड में। सो वो मतलब पहला एक है ना स्टेट बन गया आफ्टर द गोवा में तो क्या था कि जो मतलब जो लॉज थे वो है ना सेक्युलरिज्म की तरफ ज़्यादा थे। सो वहाँ पे तो यूसीसी कह सकते हैं कि यूसीसी जैसा ही एक ना सिस्टम पहले चल रहा था। बट अब उसमें अब यूके में यानी कि उत्तराखंड में भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यूसीसी ला लिया है ना। सो दैट इज़ द की पॉलिटिकल विल पे है, जब मन होगा तब करेंगे वरना नहीं करेंगे, ओके। नॉट लीगली बाइंडिंग बेसिकली इग्नोर करता है, गवर्नमेंट के लिए लीगली बाइंडिंग है नहीं तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे। अब इसके इंपॉर्टेंस देखें, सो बेसिकली क्या करता है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ द प्रोवाइड करता है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो वी हैव डिस्कस दिस इन द आर वेरी फर्स्ट स्लाइड ओनली, यानी कि ये फिलोसॉफिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ करता है गाइडिंग लाइट है फॉर द स्टेट पॉलिटिक्स, इंश्योर करता है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यूज्ड बाय जुडिशरी फॉर प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी सप्लीमेंट्स फंडामेंटल राइट्स, रिमेंबर दिस लाइन। साथ ही साथ इंश्योर करता है डीपीएसपी इंश्योर करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, याद रखना ही है ना, याद रखना ये चीज़ें, ये वाले डायरेक्ट स्टेटमेंट उठ के एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। सो इसलिए याद रखना इन चीज़ों के साथ। इम्बॉडी करता है विजन ऑफ वेलफेयर स्टेट। सो ये चीज़ें जो हमने एक लाइन थी एक वर्ड था वो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। सो इन चीज़ों को याद रखना है एकदम वर्ड टू वर्ड, ओके, वर्ड बाय वर्ड याद रखना है इन चीज़ों को, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम साथ में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके लिए एक पूरा लेक्चर आई डोंट थिंक हमें लेना चाहिए, सो दैट इज़ वाई आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी साथ में पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि ड्यूटीज़ जो कि एक ना सिटीजन को फॉलो करनी होती है अपने कंट्री के थ्रू, जो अपनी कंट्री की तरफ ऑब्लिगेशन है उसकी, उनको देखते हुए एक पर्सन को फॉलो करनी चाहिए, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो उनके बारे में लेट मी टेल यू समथिंग, यानी कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में। ये तो जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था,
है ना। सो उसके बाद में जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी हुई थी, एक कमेटी बनी हुई थी, उसकी रिकमेंडेशन के बाद में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें इन ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। उसमें क्या हुआ था, उस टाइम पे 10 ड्यूटीज़ को 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। बाद में जो 86th अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक ड्यूटी और जोड़ दी, यानी कि टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी वो स्टार्टिंग से, इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। कहाँ पे जोड़ा गया था, पार्ट 4A of the constitution. We will discuss this in the in this next lecture, next slides. So basically ये जो हमारे DPSPs हमने देख लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिए गए थे, वहीं पे अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखें तो इनकी इंस्पिरेशन हमें USSR कॉन्स्टिट्यूशन, USSR जो उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, है ना, जो कि बाद में बाद में डिवाइड हो गया डिफरेंट नेशंस में, है ना, जैसे यूक्रेन, रसिया, उनमें, है ना। अब वो उसको बोलते हैं रसिया ही बोलते हैं बेसिकली, है ना। सो बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द USSR कॉन्स्टिट्यूशन और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी था, रसियन आए USSR आए, आपको यही टिक करना है, ओके। So these are the background of the fundamental duties. So these are the fundamental duties. Let me tell you features देख लेते हैं इनके fundamental duties के। नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि DPSPs की तरह है, इनका कोई आप जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते। बट ऑल्दो देयर आर सम लॉज, यानी कि कोई अगर कुछ लॉज है उनके बारे में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उन लॉज को देख लेंगे। थोड़ा बहुत एग्जाम में नहीं आते, बट जस्ट फॉर द नॉलेज हम देख लेंगे, ओके। साथ मीन फॉर टू इंस्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग द सिटीजन्स। सो बेसिकली ये मोरल के रिलेटेड है, यानी कि इंस्टिल करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिटीजन्स को, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है कि आपको ये चीज़ें करनी है। वो चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है ना। साथ ही साथ डिसिप्लिन के से रिलेटेड है, सर्व एज मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। सो बेसिकली ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिस्कस करता है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं तो बैलेंस करता है राइट विद द ड्यूटीज़, यानी कि जब हम गवर्नमेंट ने कहा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम राइट भी दे रहे हैं आपको, कि आपके पास ये राइट है, तो आपको कुछ ड्यूटी भी दे रहे हैं कि आप ओब्लाइज्ड हो। ओब्लाइज्ड यानी कि इन द सेंस आप मोरली ओब्लाइज्ड हो कि यार ये चीज़ें करो, ये इस चीज़ों को फोकस करो, यानी कि हमारे फंड जो है ना, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करो, ये आपकी ड्यूटी है ना। एज ए मोरल पर्सन और एज ए सोशल पर्सन यू हैव टू फॉलो दीज ड्यूटीज़। सो ये चीज़ें इसमें मेंशन है। बेसिकली प्रमोट करता है पेट्रियोटिज्म, नेशनल यूनिटी, इंश्योर करता है सोशल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। सो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हो गया। सो बेसिकली ये पार्ट 4A में मेंशन है अंडर आर्टिकल 51A में इसको ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो मेंशन है ना। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं, ओके। सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप में आता है ना। क्वेश्चन आता है कि ये जस्टिस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर जस्टिसेबल और नॉट, है ना। ये कौन सी कमेटी के मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी, है ना, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी, ओके। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। बेसिकली ये 86th अमेंडमेंट एक्ट है, वो वाला आपके मतलब कि बहुत बार एग्जाम में यू विल फाइंड कि 2-3 साल में एक बार तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र आपके एग्जाम में होगा ही होगा, है ना। खासकर NDA CDS में तो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें स्टैटिक वाला पार्ट पोर्शन ज़्यादा आता है। दैट इज़ वाई इन चीज़ों को कंटेस्ट कर लो, है ना। आप देख लेते हैं, इनकी लिस्ट देख लेते हैं, यानी कि 51A में मेंशन किया गया था, है ना। सो इसमें देख लेते हैं, जैसे कि ड्यूटीज़ है, जैसे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया सेल, यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कौन कौन से है। इसमें करता है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट करता है इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रत्येक नागरिक ऑफ द कंट्री भारत, वो शुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानो, इसके जो आइडियल्स है, इसके इंस्टीट्यूशंस है, इसके नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनकी डिसरेस्पेक्ट मत करो। सो पहला हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, अबाइड करना है, उनके अडेयर करना है, उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ हमें रेस्पेक्ट करना है इसके आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। हमें इन चीज़ों को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, है ना। सेकंड बोलता है कि चेरिश करना है, फॉलो करना है नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स। जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, उनके जो
नोबल आइडियाज़ है उनको हमें चेरिश करना है, उनको फॉलो करना है और उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। सो हमारा सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी ये हो गया। थर्ड बोलता है कि अपहोल्ड करना है एंड प्रोटेक्ट करना है, एवरी सिटीजन शुड अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये बोलता है। साथ ही साथ जो कि नेक्स्ट वाला है वो कहता है कि डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। ओके, दीज आर नॉट गोइंग टू आस्क इन द सच सीक्वेंस, बट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला पोर्शन जैसे कि हो गया कोई भी 4 ऑप्शंस दे दिए कि कौन सा इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन नहीं है। प्लीज़ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, आपके लिए तो मोस्ट है ये चीज़ें, है ना। आप तो प्लीज़ करके ही जाना, आप पूरे रट के जाना कि कौन कौन से कहाँ पे है, यानी कि डीपीएसपी कौन कौन सा डीपीएसपी का पार्ट है, कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी का, कौन सा फंडामेंटल राइट का, ये चीज़ें याद करके जाना एकदम। आप से एनडीए कर रहे हो, सीडीएस कर रहे हो, एफकेट कर रहे हो, सीएपीएफ कर रहे हो या सीएससी कर रहे हो, आपको ये चीज़ें तो करनी है। ये बेसिक स्टैटिक पार्ट है, वो करो ही करो। नेक्स्ट करता है प्रमोट करता है हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड बियॉन्ड रिलीजन, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी, रिनाउंस करता है प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द वीमेन। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनडीए में आ रखा है, एनडीए के पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये, है ना। वीमेन डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस, रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वीमेन, ये वाला आ रखा है। ओके, सेकंड नेक्स्ट सिक्स्थ बोलता है वैल्यू एंड प्रिजर्व करता है रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर को, ये वाला भी एग्जाम में पूछ रखा है। ये वाला 3-4 ऑप्शंस दे रखे थे कि कौन सा पार्ट नहीं है इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, सो ये वाला पूछ रखा है। ओके, सेवंथ हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करता है नेचुरल इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने डीपीएसपीज में भी पढ़ा, इसमें भी पढ़ा, और साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ओके, आर्टिकल 21 में। ओके, सो इससे रिलेटेड, यानी कि ये भी पूछ सकता है कि कौन सी चीज़ है ना, कौन सा जो क्लोज है वो फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और फंडामेंटल जो डीपीएसपी में तीनों में मेंशन है, वो है हमारा एक तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सेकंड बोलता है कि हमारा एजुकेशन से रिलेटेड, ये दोनों हमारे तीनों में मेंशन है। ओके, 8th बोलता है डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिस्टिक एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सो ये भी सही है। 9th बोलता है सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजर करना है वॉयलेंस को, है ना। ये वाला भी हमारा फंडामेंटल 9th ड्यूटी है, 9th नंबर का। 10th नंबर का देखें तो हम स्ट्राइव करता है टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे 42nd अमेंडमेंट से लिए गए थे, 47th अमेंडमेंट के थ्रू इनेक्ट किए गए थे, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे। फिर हमारा हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, जिसके थ्रू हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट हुए थे, हमारे डीपीएसपीज में हुए थे, फंडामेंटल राइट्स में भी हुए थे। तो हम देखते थे फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ में क्या हुए थे, तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट ड्यूटी 11th ड्यूटी है उसको इनकलकेट किया था, यानी ड्यूटी ऑफ पेरेंट, गार्जियन or to provide opportunity for education of child 6 to 14 years age. So this is the thing that is mentioned in the next like ना 11th जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसके में मेंशन है एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। हमने डीपीएसपीज देख लिए, फंडामेंटल राइट्स देख लिए। सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट इज enough the content, so now it's your duty. Okay, so अभी आपको क्या करना है, I will send this PDF to you in the Telegram channel and now you have to revise these things again and again, because यहाँ पे क्या होता है ना, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, आप चाहे एनडीए के लिए करो या सीडीएस के लिए करो। आपकी एग्जाम में पॉलिटी का एनडीए में 1, सीडीएस में 2 क्वेश्चन, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से कंफर्म है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से कंफर्म है। अगर आप इसमें फंडामेंटल राइट भी अगर ऐड कर लो, है ना, फंडामेंटल राइट भी ऐड कर लो, तो आप इसमें 5 क्वेश्चंस सीडीएस में, 2 क्वेश्चंस इसमें एनडीए में, ओके, डायरेक्टली आएंगे। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, आपको ये फॉलो करना है प्लीज़ इन चीज़ों को, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू हैव बेसिक स्टैटिक नॉलेज देन आप इसको कर पाओगे, बट उसके लिए आपको ये स्लाइड्स बार बार पढ़नी है, बार बार रिवाइज करनी है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, बट इन स्लाइड्स को आप 500 बार, 1000 बार, जितना आप रिवाइज कर सकते हो प्लीज़ रिवाइज देम। ओके, सो फॉर टुडेज क्लास दैट्स इट, वी विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर टुडे, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।